करते हैं 2011 का जीएस पेपर से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द यूनियन बजट अ फुल एग्जाम्पशन फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी वाज एक्सटेंडेड टू द बायो बेस्ड एसफाल्ट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस मटेरियल का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले ये बोल रहा है कि यूनियन बजट है उसमें फुल एग्जाम्पशन दिया गया है बेसिक कस्टम ड्यूटी से। किसको? बायो बेस्ड एसफाल्ट को। मतलब गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है, तभी तो कस्टम ड्यूटी कम रखा गया है। कस्टम ड्यूटी से मतलब एग्जाम्प्ट ही कर दिया गया। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे, ठीक है। तो क्यों ये गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही होगी, क्या इंपॉर्टेंस है इस मटेरियल का? तो अच्छा होगा तभी तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही होगी, है ना। तो बायो एसफाल्ट से किससे रिलेटेड, जो भी बायो एसफाल्ट के बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी वो सही होनी चाहिए, और जो नेगेटिव चीज़ होगा, नेगेटिव पिक्चर ड्रॉ करेगा बायो एसफाल्ट के बारे में, वो गलत होगा, ठीक है। अब वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल एसफाल्ट, बायो एसफाल्ट नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो ये क्या है, बायो एसफाल्ट के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो करेक्ट होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि बायो एसफाल्ट कैन बी मेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो सही नहीं है ना, ये तो नेगेटिव चीज़, नेगेटिव लाइट में देखा जाता है नॉन रिन्यूएबल को, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल में आता ही फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सिमिलर ही है, लेकिन ना यहाँ पर मतलब एक जगह नेगेटिव स्टेटमेंट करके बताया उसको, और एक जगह पॉजिटिव करके और नाम चेंज कर दिया। फॉसिल फ्यूल ही, ये फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आते हैं, मतलब कि जिनको हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ओके। अगर यहीं पर रिन्यूएबल सोर्स रहता, जैसे कि बायो लिखा हुआ है, मतलब कि रिन्यूएबल हो सकता है ना, ऑर्गेनिक मैटर, तो ये प्लांट बेस्ड ऐसा कुछ कुछ होगा इसमें, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो तो रिन्यू किया जा सकता है ना। तो सेकंड गलत होगा। देन थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि बायो एसफाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। तो हाँ, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि बायो एसफाल्ट हम ऑर्गेनिक वेस्ट से ही बना सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। देन फोर्थ इको फ्रेंडली है ये बायो एसफाल्ट, टू यूज़ बायो एसफाल्ट फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड्स। तो इको फ्रेंडली है, ये तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो गया फिर तो, बायो एसफाल्ट फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड। तो अगेन पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट दी बायो एसफाल्ट। तो 1, 3 एंड 4 करेक्ट होगा, सेकंड विल बी रॉन्ग, ठीक है। हम ऐसे ट्राई करेंगे कि ना, हमको ऑप्शन में ऐसे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऐसा दिया हुआ है, तो हमको एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि अगर वापस से 2023 वाला पैटर्न पूरे क्वेश्चन में लगा दिया यूपीएससी ने, तो हम वैसे ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर दी फॉलोइंग। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, विच ऑफ दी अबो इज दी इमिजन और इमिजन्स फ्रॉम दी कोल कंबस्शन एट थर्मल पावर प्लांट। इनमें से ऊपर में से जो भी दिया हुआ है उनमें से कौन कौन सा इमिट होता है, इमिजन होता है फ्रॉम कोल कंबस्शन। मतलब कि कोल को अगर मैं बर्न करूँ तो कहाँ पे बर्न कर रही हूँ, थर्मल पावर प्लांट पे, ओके। तो थर्मल पावर प्लांट का थोड़ा सा बेसिक तो पता ही होगा कि कोल को बर्न करते हैं, वहाँ पर से हीट रिलीज होता है, और उस हीट से क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं। वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद फिर जनरेटर घूमेगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। बट हमको क्या पूछ रहा है कि कोल कंबस्शन थर्मल पावर प्लांट से क्या क्या रिलीज़ होगा। तो कोल को बर्न करेंगे तो क्या रिलीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि कोल है वो तो कार्बन से ही बना है, तो अगर बर्न करेंगे तो जो उसमें है वही ना रिलीज़ होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा ही होगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, येस, क्योंकि कोल में वो फॉसिल्स रहते हैं ना डेड के, तो जो भी ऑर्गेनिज्म डेड था तो उसके थ्रू नाइट्रोजन तो रहता ही है, तो NOx भी रिलीज़ होगा। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तो अगेन ये भी रिलीज़ होगा ही होगा, क्योंकि सल्फर तो होता ही है। तो हम इमिजन में हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ रिलीज़ नहीं होगी, है ना। इवन यहाँ पर लेड भी बोल देगा तो भी सही होगा, क्योंकि सारे कोल का कंपोजिशन अलग होता है ना। तो यूपीएससी को ऐसा स्टेटमेंट बनाना है कि किसी भी टाइप का कोल तुम बर्न करो, ये चीज़ें रिलीज़ होनी ही चाहिए, है ना। और ये चीज़ नहीं ही होगी, एकदम 1000% श्योर होगा तभी वो डालेगा कि ये चीज़ रिलीज़ नहीं होती, तभी वो गलत होगा। अदरवाइज़ तो ये सही होना ही पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें रिलीज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, NOx एंड SOx तो बहुत ही कॉमन है ना। फिर देखते हैं, सैटेलाइट यूज्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन, क्या लिखा है, रिले आर केप्ट इन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, जो सैटेलाइट है जो यूज़ किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए,
टेलीकम्युनिकेशन रिले के लिए वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाता है। अ सैटेलाइट इज सेड टू बी सच एन ऑर्बिट व्हेन, तो कब हम उस ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना बेंचमार्क सेट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सैटेलाइट है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए हो रहा है मतलब कि ज़्यादा ऊपर सैटेलाइट को नहीं रखेंगे, है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऊपर रहेगा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, इंटरसेप्शन ज़्यादा होगा, है ना। तो जियो स्टेशनरी में रख रहे हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये सब तो स्पेस वाले टेक में पढ़ाई होगा कि ये अगर है इक्वेटर है उसके ही पैरेलली जो ऑर्बिट होता है जियो सिंक्रोनस वाला वो जियो स्टेशनरी होता है, और किसी भी एंगल पे अगर टिल्टेड हुआ तो वो जियो सिंक्रोनस ही होगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है और जियो सिंक्रोनस बहुत सारे होते हैं। और ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये वाला वो जियो सिंक्रोनस भी है, ठीक है, क्योंकि किसके साथ वो सिंक्रनी में है, अर्थ के साथ, ठीक है। अर्थ का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है कितना 23 आवर 55 मिनट ऐसा कुछ, नहीं 59 मिनट समथिंग है, मतलब 24 आवर, ठीक है, लगभग ओके। तो दी ऑर्बिट ऑफ जियो सिंक्रोनस, यही मैं बता रही थी कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तो है ही, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑर्बिट इज सर्कुलर, हाँ, क्योंकि किसी एंगल पे रोटेटेड नहीं है, किसी भी एंगल पे इंक्लाइन नहीं है, इक्वेटर के ऊपर ही है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट होगा। देन थर्ड, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, यस, ऑर्बिट है वो लाई करेगा अर्थ के इक्वेटर पे। देन फोर्थ बोल रहा है ऑर्बिट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2236 किलोमीटर। अब यहाँ पे डेटा दिया है, अब डेटा पे हम डाउट कर सकते हैं कि पता नहीं सही होगा गलत होगा, यहाँ पर यूपीएससी ने डेटा गलत दिया है, ठीक है। अब हम देखते जाएंगे इस पेपर में कितनी बार डेटा सही हुआ कितनी बार गलत हुआ। अभी हमारे पास डेटा का पहला क्वेश्चन आया और ये गलत था। अब हम ये भी देखेंगे कि डेटा को यूपीएससी ने गलत कैसे किया है, ठीक है। रियल में यहाँ पे क्या होना था, ये 22236 डेटा सही था, यहाँ पर ये जो किलोमीटर था ना ये किलोमीटर नहीं माइल्स था, और अगर किलोमीटर में उसको देना था तो 35786 होता है। हम लोग यूजुअली क्या में याद रखते हैं, 35786 किलोमीटर याद रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड जियो सिंक्रोनस जितने भी ऑर्बिट्स हैं ना जो अर्थ के साथ सिंक्रनी में है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस, जियो मतलब अर्थ एंड सिंक्रनी मतलब कि अर्थ के का जो रोटेटिंग पीरियड है उतना ही वहाँ पर उस ऑर्बिट में रहने वाले सैटेलाइट्स का भी होगा, ठीक है। और जो जियो स्टेशनरी है वो भी क्योंकि जियो सिंक्रोनस है तो वो भी सेम होगा। तो ये डिस्टेंस है क्या का, तो अर्थ का सरफेस से लेकर इस ऑर्बिट तक का कितना हाइट है वो है ये, तो 35786 इस डिजिट को याद रखना ना, किलोमीटर में है ये याद रखना, क्योंकि हम लोग सारा ज़्यादातर डिस्टेंस किलोमीटर में याद रखते हैं, ठीक है। तो 35786, ठीक है, 35786, 35786, 2-3 बार बोलना याद हो जाएगा, 35786। और अगर ऐसे दिया रहेगा तो 222, तो 3 बार 2 फिर 3 ही लिख देना, फिर 3 दूनी 6 कर लेना, और ये माइल्स में है, ठीक है। और ये 35786, 3-5 का हुआ 8, और ये 7, 8 से कम 7, 7 से कम 6, तो 3-5 8 हो गया, 8 से कम 7, 7 से कम 6, और 2 2 2 3, और ये 3 दूनी 6, ठीक है। तो जो ये वाला है ये माइल्स में है एंड ये 35786 ये है किलोमीटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट बार अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो ये याद होना चाहिए, ठीक। देन यहाँ पर से हमने क्या सीखा कि डेटा रॉन्ग दिया था, ओके। फिर इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है क्या, परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन, मतलब फूड में ज़्यादा लंबे समय तक का फूड में इन्फ्लेशन देखने को मिला रिसेंट पास्ट में, क्या हो सकता है इसका रीज़न, ओके। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला बोल रहा है ड्यू टू द ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स, the area under the cultivation of food grains has steadily decreased in the last 5 years by about 30%। अगेन यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और steadily decrease बोला है, कितने साल के लिए, लास्ट 5 साल, मतलब लास्ट 5 साल में हर साल डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, एक भी साल कम नहीं हो सकता, डिक्रीज 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 ऐसा, ठीक है, क्योंकि एक भी साल डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो गया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ग्रेजुअल स्विच होने के कारण क्या में स्विच हुए, कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप में स्विच हुए, तो जो कल्टीवेशन था फूड ग्रेन का वो डिक्रीज हो गया बोल रहा है,
लास्ट 5 ईयर में, और कितना 30% डिक्रीज इज़ टू मच यार। कि आप फूड वाले पे अगर स्विच कर रहे हो, तो अगर किसी चीज़ पे आप स्विच करते हो तो धीरे से स्विच करते हैं ना, नाम यहाँ पे मतलब धीरे से यहाँ पे ग्रेजुअल स्विच ओवर बोल रहा है, अबाउट 30% का डेटा दे रहा है। डेटा भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके हिसाब से। और साथ ही साथ स्टेडली डिक्रीज, तो इस स्टेटमेंट में बहुत सारे इशूज़ है, ये सही नहीं हो सकता। या तो डेटा गलत होगा, या तो स्टेडली डिक्रीज बोल रहा है तो स्टेडली भी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। और 1 साल के लिए भी नहीं, 5-5 साल के लिए होना तो और दिक्कत है। तो फर्स्ट तो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग इनकम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल हैव अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट चेंज। अब देखो यहाँ पर जब यूपीएससी को सही करना था तो यहाँ पर उसने कोई डेटा नहीं लिखा, यहाँ पे बोला सिग्निफिकेंट चेंज। और कितने अमाउंट को वो सिग्निफिकेंट बोल रहा है, क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। और जहाँ पर जिसने स्पेसिफिक डेटा नहीं दिया हुआ है, मतलब कि वो जानबूझ के उसको डाइल्यूटेड बना रहा है ना। और ये तो हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि फूड इन्फ्लेशन कब होगा, जब फूड का सप्लाई कम होगा। अब फूड का सप्लाई कम हो रहा है तो लोग उगा क्या कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा कर रहे हो और सप्लाई उतना ही है, तो दोनों चीज़ों के कारण ही फूड का इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है ना। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग इनकम द कंजम्पशन पैटर्न है पीपल का, वो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हो रही है। हाँ, तो इनकम इंक्रीज़ होता है तो कंजम्पशन पैटर्न तो चेंज होता ही है। अब जब इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड करने वाले ज़्यादा हो गए, तो फूड इन्फ्लेशन हो सकता है। देन थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द फूड सप्लाई चेन हैज़ स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट। हाँ, तो सप्लाई अगर कम है, मतलब स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट के कारण सप्लाई कम हो सकता है, तो अगर सप्लाई कम हुआ तो इन्फ्लेशन होगा। तो 2 और 3 दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और नोटिस करना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट, कंपाउंड टाइप का स्टेटमेंट, मिक्स्ड स्टेटमेंट होगा ना, वो रॉन्ग होता है जनरली। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा बताया है कि ड्यू टू दी ग्रेजुअल स्विच, और हमने इधर से स्विच किया, एरिया अंडर है वो स्टेडली डिक्रीज हो गया लास्ट 5 ईयर में बाय अबाउट दिस मच। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फेंक रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, at present scientists can determine the arrangement or relative position of the genes or DNA sequence on the chromosome. How does this knowledge benefit us? तो प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं अरेंजमेंट एंड, या फिर बोल सकते हैं रिलेटिव पोजीशन जीन या फिर डीएनए का, डीएनए या जीन का रिलेटिव पोजीशन देख रहे हैं। अब वही कि कौन सा जीन कहाँ पर है, ये सब उसका रिलेटिव पोजीशन, मतलब जीन सिक्वेंसिंग कर रहे हैं ऑन अ क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम में ही डीएनए होता है, क्रोमोजोम में ही जो डीएनए होता है एकदम कॉइलिंग हुआ रहता है, वही होता है। तो उसी को सिक्वेंसिंग किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। अब ये नॉलेज है कि सीक्वेंस कर दिया जीन को, डीएनए को, तो फिर ये हमको कैसे बेनिफिट करेगा, कि जो साइंटिस्ट है वो कर क्यों रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला बोल रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू नो दी पेडिग्री ऑफ दी लाइव स्टॉक, की वंशावली। अब इसको मैं वंशावली कहाँ से लिखी हूँ, इसका हिंदी वर्जन देखना। हाँ, उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। तो उसका मतलब कि बेसिकली कि जीन से ट्रेस करते करते कि कहाँ से इसके जो एंसेस्टर है उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो हम भी जब बर्थ लेते हैं तो हमारे जीन, हमारे में जो जीन आता है मम्मी पापा का आता है, और उनके में जो जीन आया, तो ऐसे वंशावली पता की जा सकती है ना। डिसीज़ वाले का भी अगर उसके फादर को ये डिसीज़ था तो ये, तो हाँ, जीन को सीक्वेंस करेंगे तो ये तो हम पता कर सकते हैं। और लाइव स्टॉक है तो हाँ, उनका भी कर सकते हैं, इंसान के जैसे ही तो लाइव स्टॉक का भी जीन होगा, है ना। फिर सेकंड ये बोल रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ ऑल ह्यूमन डिसीजेस। अब देखो, जीन को आप सीक्वेंस कर रहे हो, इससे सारी ह्यूमन डिसीज़ को आप कैसे पता करोगे। जो डिसीज़ जेनेटिक रीज़न के कारण होता है, आप वो तो पता कर सकते हो कि ये जेनेटिक है, मतलब जैसे डायबिटीज़ हो गया, वो जेनेटिक डिसीज़ है, तो आप उसको पता कर सकते हो कॉज, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ इन्फेक्शन से हो रही है बाहर से, जैसे मान लेते हैं कोविड ही, तो कोविड तो जेनेटिक डिसीज़ नहीं था ना, हमारी किसी भी एंसेस्टर को कोविड तो नहीं था, लेकिन अभी भी वो, मतलब वो डिसीज़ तो हुआ, लेकिन किसी को पता था क्या कि क्या पॉसिबल कॉज है इसका जब फर्स्ट टाइम स्प्रेड हुआ था, नहीं। तो सारे ह्यूमन डिसीज़ को हम जीन सिक्वेंसिंग से नहीं पता कर सकते। हाँ, ये पता कर सकते हैं कि कोविड से कोई इंसान कितना ज़्यादा वल्नरेबल होगा, इस पर्टिकुलर जीन के लोग कितना ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, सीवियरिटी पता की जा सकती है। कॉज या पॉसिबल कॉज क्या होगा ये नहीं पता कर सकते, क्योंकि सारे डिसीज़
जेनेटिक ओरिजिन के नहीं होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ नॉलेज के साथ अगर मैट भी लगाए तो ऑल बोल रहा है कि सारे ही ह्यूमन डिसीजेस, तो बहुत एक्सट्रीम चला गया है कि सारे ही ह्यूमन डिसीजेस, तो गलत होना चाहिए। फिर इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिसीज़ रेजिस्टेंस एनिमल ब्रीड्स, तो पॉसिबल है कि हम डेवलप कर सकें डिसीज़ रेजिस्टेंस एनिमल ब्रीड बना सकें अगर हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं तो। हाँ, क्योंकि जब आप जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ तो पता चल जाएगी ना कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन है वो डिसीज़ कॉज कर रहा है, तो ऐसा जीन आप डेवलप कर सकते हो क्योंकि आपको जीन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो आप ऐसे बना सकते हो कि डिसीज़ रेजिस्टेंस एनिमल ब्रीड तैयार हो जाए। तो थर्ड भी सही होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं बोला ना कि ये होगा ही होगा, इट इज़ पॉसिबल बोल रहा है, हाँ तो हो सकता है। हाँ, तो 1 और 3 सही होना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी सोच सकते हो कि तीनों तो सही होगा ही नहीं ना, इतना टेक्निकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीनों सही होगा नहीं। फर्स्ट हमको समझ आ रहा है कि सही होगा, तो इन दोनों में से होना चाहिए, और सेकेंड एंड थर्ड में सेकेंड तो एक्सट्रीम है, तो 1 और 3 होना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाई फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस दी X9 मतलब 10 और ये 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू, तो अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में आ रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। तो अगर वो इंडिया में आ रहा है तो इंडिया के प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा, तो एक तरीके से इंडिया के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट तो हुआ ना, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेनर्स खरीद रहे हैं तो इंडिया का ही तो एक्सपोर्ट हुआ ना, इंपोर्ट तो होगा नहीं, है ना। प्रोडक्शन तो फॉरेन आके यहाँ पे क्या ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंजम्पशन नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबियल फ्यूल सेल आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल है उसको कंसिडर किया जाता है कि ये सस्टेनेबल सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि इसमें माइक्रोब यूज़ हो रहे हैं, तो माइक्रोब तो सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जा सकता है ना। फर्स्ट ये बोल रहा है, दे यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट्स, तो ये बोल रहा है नाम में ही इसके माइक्रोबियल है, तो माइक्रोब्स तो यूज हो रहे होंगे ना, और माइक्रोब्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दे यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट्स, तो कितना जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, ये तो सही ही होना चाहिए। देन सेकेंड बोल रहा है कि दे यूज़ अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज अ सबस्ट्रेट, अभी बोला उसने कि वो माइक्रोबियल लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इनऑर्गेनिक है, वैरायटी ऑफ मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल को सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ कर रहा है। इनऑर्गेनिक जो होता है ना वो यूजुअली जल्दी डिग्रेड नहीं होते, और अगर माइक्रोब्स है बहुत कम टाइप के माइक्रोब्स है वही डिग्रेड कर पाते हैं, तो ये जो माइक्रोब्स हैं उनमें ये बहुत कम कॉमन है कि लेस कॉमन है कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उनको डिग्रेड कर पाएंगे, है ना। और अगर बहुत कम ही हो रहा है तो यहाँ पे स्टेटमेंट यूपीएससी ने क्या बनाया कि वैरायटी ऑफ, मतलब एक दो को अगर डिग्रेड कर दिया तब तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना। तो दे यूज़ अ वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एज अ सबस्ट्रेट बोल रहा है, मतलब कि यूपीएससी ने जानबूझ के ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया है वैरायटी, अदरवाइज अगर ये हो रहा होता तो ये सिंपली लिखा होता ना कि दे यूज़ क्या बोलते हैं, दे डिग्रेड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एज अ सबस्ट्रेट, है ना। बट नहीं, क्योंकि एक दो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको वो डिग्रेड कर पा रहा होता तो वो सही हो जाता, इसलिए यूपीएससी ने यहाँ पे लिखा कि वैरायटी ऑफ, मतलब बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल है उनको भी डिग्रेड कर पा रहा है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में डाउट हो तो किसी एकदम स्पेसिफिक कीवर्ड को उठाना और सोचना कि अगर मैं इस वर्ड को यहाँ पे नहीं डालती तो क्या मीनिंग में फ़र्क पड़ रहा था, अगर फ़र्क पड़ रहा है और उसके उस वर्ड को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो एक्सट्रीम हो रहा है तब वो गलत होगा, है ना। अभी हम देखेंगे कैसे वो कौन कौन सा वर्ड को इंट्रोड्यूस करता है जिसके कारण वो उस सेंटेंस का मीनिंग उसके बिना बहुत डिफरेंट हो जाता है, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लींस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो माइक्रोब्स है ना, तो वाटर में वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको डिग्रेड करके वाटर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो भी वेस्ट वाटर है उसमें तो कितने सारे ऑर्गेनिक वो कंपाउंड रहता है ना, तो उसको डिग्रेड कर देगा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ कर सकते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो थर्ड भी सही होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा। अब यहाँ पर ये भी सोचो कि अगेन वही लॉजिक कि तीनों सही नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल
यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मीज़न वाला क्वेश्चन कि क्या क्या रिलीज़ होगा तो सब बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होगी, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों करेक्ट हो नहीं सकते, तो कोई ना कोई एक गलत तो होगा ही, है ना। तो वही फिर ढूंढना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना मतलब कि जो चीज़ हो नहीं रही होगी उसको और ज़्यादा तेज करना, मतलब जो भी चीज़ हो भी रही होगी उसको थोड़ा और फास्टर रैपिड वे में बढ़ाना। तो फिस्कल स्टिमुलस मतलब फाइनेंशियल चीज़ों को कुछ बहुत ज़्यादा बैक कर रहा होगा, है ना। पहला क्या बोल रहा है, इट इज़ अ मैसिव इन्वेस्टमेंट, ओके, बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ द गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉज्ड बाय द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बोल रहा है कि मैसिव इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंश्योर करने के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्च, जो डिमांड हो रहा है उसको, ताकि कॉज्ड बाय द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर सेकंड बोल रहा है इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन है, वो लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन लेगी ताकि वो बूस्ट कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन द कंट्री। देन थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटेंस एक्शन है ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में टू इंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ द लोन टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स टू प्रमोट ग्रेटर फूड प्रोडक्शन एंड कंटेन फूड इन्फ्लेशन। देन फोर्थ, इट इज़ एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, अब देखते हैं, सबसे पहले सिमिलर स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन बोला है, यहाँ पे एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बोला है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटेंसिव एक्शन बोल रहा है और यहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। तो ये दोनों सिमिलर है, तो आंसर या तो इन दोनों में से होगा या तो इन दोनों में से होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दोनों सिमिलर है उन्हीं में से आंसर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमको किन दोनों के बीच में सोचना है, ठीक है। तो बी या डी में से कोई आंसर हो सकता है, या तो ए या सी में से, ठीक। सबसे पहले ए एंड सी को पहले देख लेते हैं, ठीक है। फिस्कल स्टिमुलस बोला है, तो फिस्कल वाली चीज़ पहले देखते हैं क्या वर्ड से मैच कर रहा है, यानी वर्ड मैचिंग करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, ओके, इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बट क्वेश्चन तो फिस्कल बोल रहा है ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग होता तो मैन्युफैक्चरिंग स्टिमुलस होना चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल स्टिमुलस होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिस्कल थोड़ी ना होगा। फिस्कल में कौन कौन से आते हैं, बैंक्स वगैरह आते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट डिमांड सर, नहीं, तो ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के वर्ड से ही मैच नहीं कर रहा है, तो ए नहीं हो सकता। सी देखते हैं कि गवर्नमेंट का, अब यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड तो हम हटा नहीं सकते क्योंकि मैसिव वर्ड भी एक्सट्रीम है, इंटेंस भी एक्सट्रीम है, इंटेंसिव भी एंड एक्सट्रीम भी। तो जब चारों में ही एक्सट्रीम वर्ड है तो यहाँ पर तो ये वाला नहीं लग सकता, है ना। देन सी बोल रहा है कि द गवर्नमेंट का इंटेंसिव एक्शन है ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर फिस्कल वाला चीज़ तो चलो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। टू इंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ द लोन, ये लोन को डिसबर्स करना टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू प्रमोट ग्रेटर फूड प्रोडक्शन एंड कंटेन फूड इन्फ्लेशन। बट बात तो ये हुई थी कि फिस्कल चीज़ों को स्टिमुलेट करना, है ना। ये तो एग्रीकल्चरल स्टिमुलस बोलूँगी तो भी वही मतलब हो जाएगा, है ना। तो ये फिस्कल वाला वर्ड शुरू में सेटिस्फाई किया, लेकिन फिस्कल स्टिमुलस भी तो होना चाहिए था ना, तो ये तो नहीं हुआ यहाँ पे, तो सी भी गलत। डी क्या बोल रहा है, इट इज़ एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो वो होता ना जहाँ पे जो फाइनेंशियल चीज़ों से कनेक्ट नहीं थे उनको भी इंक्लूड करना, वल्नरेबल सेक्शंस को, तो ये तो अलग ही चल रहा है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का एंड फिस्कल स्टिमुलस। तो ये तो हम यूजुअली पढ़ते ही हैं, तो ये तो नहीं है वो, ये बात तो हमको पता है अपने ही नॉलेज से। तो बचा बी, अब ये कैसे सेटिस्फाई कर रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। तो देखो यहाँ पर बूस्ट कर रहा है मतलब स्टिमुलेट कर रहा है किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ अ फिस्कल मैटर, है ना। तो और यहाँ पे देखो कितना ब्रॉड खेला है, ये भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस बोला था, कहीं पर भी बोला था क्या कि नहीं एग्रीकल्चर एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ हो गई। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगेन स्पेसिफिक हो गया, और यहाँ पर क्या बोला था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि बस बैंक अकाउंट खोलो उनको ये जोड़ो,
बट यहाँ पे बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बताया ही नहीं ना, बहुत सारे टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है, तो ऐसा भी ढूंढ सकते हो कि सबसे ब्रॉडेस्ट ऑप्शन क्या है ना, तो इससे भी आ जाएगा। क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक होता और 3 ब्रॉड रहता तो उस टाइम पे हम अलग सोचते कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ब्रॉड स्टेटमेंट नहीं, 3 स्पेसिफिक स्टेटमेंट है और एक ब्रॉड है, तो चूज द वाइडेस्ट वन, क्योंकि क्वेश्चन ही ब्रॉड है, फिजिकल स्टिमुलस, वहाँ पे स्पेसिफिक बोला ही नहीं कि एग्रीकल्चर स्टिमुलस, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज़ बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। तो फॉर्मेशन है ओजोन होल का अंटार्कटिका में देखने को मिल रहा है कि, और ये कॉज ऑफ कंसर्न है, क्या रीज़न हो सकता है इस ओजोन होल के बनने का। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फियर टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन सेकेंड बोल रहा है कि प्रोमिनेंट पोलार फ्रंट का प्रेजेंस एंड स्ट्रेटोस्फेरिक clouds and inflow of the chlorofluorocarbon. Then C बोल रहा है absence of the polar front and stratospheric cloud and inflow of the methane and chlorofluorocarbon, increased temperature at the polar region due to the global warming. अब देखो यहाँ पर ना इन दोनों स्टेटमेंट हैं काफ़ी सिमिलरली वर्डेड है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बोला है, यहाँ पर भी पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बोला है, यहाँ पर तो सिर्फ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस बोला है, तो ये तो अलग है। तो या तो आंसर इन दोनों में से होगा या तो इन दोनों में से, ठीक है। अब चेक करते हैं कि किन दोनों में से है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं कि ओजोन होल का डिप्लीशन का अंटार्कटिक रीजन में क्या कारण हो सकता है। बोल रहा है कि प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट ओजोन लेयर तो स्ट्रेटोस्फेयर में है ना, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर कैसे हो सकता है। अगर ये हो रहा है तो ये ट्रोपोस्फेयर में का रीज़न बता रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर का नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। देन डी इंक्रीज्ड टेम्परेचर एट द पोलार रीजन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग पोलार रीजन में हो रहा है, तो इससे ओजोन लेयर का क्या लेना देना, स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ हो तो बाद बने, तो ये भी गलत। अब इन दोनों में स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड के बारे में है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला है, यहाँ पे इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला है, ठीक है। बट मीथेन तो ग्रीन हाउस गैस है ना, पढ़ा होगा मीथेन तो। अब जब ओजोन है उसको डिप्लीट कौन करता है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब क्लोरीन तो दोनों में है, लेकिन ब्रोमीन दूसरा है जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करता है, बट मीथेन नहीं करता है, तो सी भी नहीं हो सकता, तो बी विल बी द आंसर। देखो मैं हर जगह पे पूरा प्योरली मैथ यूज़ नहीं हो सकता है, थोड़ा सा नॉलेज से बैकएंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो हर जगह पे मैथ नहीं लग पाएगा प्योरली, ठीक है। देन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस विद द गवर्नमेंट विच द गवर्नमेंट कैन टेक, क्या एक्शन गवर्नमेंट कर सकती है, ले सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करना है तो डीवैल्यू करना। अब डीवैल्यू करना डोमेस्टिक करेंसी को, तो अगर डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू करेंगे, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि जब डोमेस्टिक करेंसी डीवैल्यू होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा आएगा, और अगर फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा आएगा तो करंट अकाउंट है डेफिसिट वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये तो करेगी गवर्नमेंट। रिडक्शन इन दी एक्सपोर्ट सब्सिडी, अब ये तो दोनों कितना अपोजिट है ना। एक जगह आप बोल रहे हो कि नहीं हम एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे, एक तरफ बोल रहे हो कि एक्सपोर्ट में जो सब्सिडी दी जा रही है उसको रिड्यूस कर देंगे। तो ऐसे तो जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो तो डिसइंसेंटिवाइज हो जाएंगे और वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो ये तो और ज़्यादा क्या कर रही है गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट को कम कर रही है, तो फॉरेक्स रिजर्व कहाँ से आएगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक्सपोर्ट को हार्म करेगा। देन थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अडॉप्ट करना सुटेबल पॉलिसीज़ विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई, तो ऐसी पॉलिसीज़ अपनाना जिससे एफडीआई ज़्यादा है एंड मोर फंड्स फ्रॉम द एफआईआई, तो एफडीआई ज़्यादा आना तो हमारे लिए फ़ायदे में ही है ना, तो थर्ड भी करेक्ट होना चाहिए, तो 1 एंड 3 विल भी करेक्ट। अगेन इसमें भी सेम लॉजिक कि तीनों तो सही होगा नहीं, और देखो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम एक सही और मैक्सिमम 2 सही हो सकता है, तो उस हिसाब से सोचना, ठीक है। ऑप्शन जरूर देख लेना कि तीनों सही हो सकता है नहीं हो सकता, और कौन से टाइप के स्टेटमेंट में तीनों सही होने के चांसेस रहते हैं।
फिर बोल रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो एम करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने का, वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे ना यूपीएससी ने ना वैसे गलत आंसर दिया है, यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं आएगा, 243 ZD, हाँ फर्स्ट वाला नहीं आएगा, सेकेंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज आया था। तो पंचायती राज ने कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए थे, 243 से 243O। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पे बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, ओके। देन सेकेंड बोल रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप किया जाएगा ताकि सारे पंचायत इलेक्शन हो सकें। तो यहाँ पर तो ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कि जब पंचायत का इलेक्शन होता है तो वो कौन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये तो इसी में ही बनी होगी, है ना। फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो वही पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया था। तो SCC एंड SFC तो बना था, इसके लिए तो श्योर है ना। और अगर आर्टिकल याद होगा तो और ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे कि इसका आर्टिकल 243ZD है, इसका 243K है, इसका 243I। तो अगर 243 से 243O तक का ऐड हुआ था तो ये और ये ही आ पाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद 243 P से लेकर 243ZG तक का म्यूनिसिपैलिटी में ने ऐड किया था, ठीक है आर्टिकल। तो ये तो ZD है, तो ये म्यूनिसिपैलिटी वाले एक्ट मतलब 74th अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल याद रख लेंगे क्योंकि यूपीएससी अब आर्टिकल भी पूछने लग गया है। तो देखते हैं, अगर बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो मैंने ऐसे याद रखा है D से डिस्ट्रिक्ट और D। अब ये तो मुझे याद ही है कि म्यूनिसिपैलिटी वाला 243Z वाले से स्टार्ट मतलब होता है, 243Z पे ख़त्म होता है ना, 243P से 243ZG पे ख़त्म होता है। तो 243ZD है वो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगा, ठीक है। फिर है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, तो इसका आर्टिकल कैसे याद रख लेना, 243K। वैसे भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये आर्टिकल तो याद रखना ही पड़ेगा, 243K। तो K से याद रख लेना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। और अगर वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 342 है, तो इसी को ही आगे पीछे कर दो, 342। सॉरी ये इतना अजीब सा क्यों दिख रहा है, 324 है, ओके ओके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, 324, है ना। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस, तो फाइनेंस है तो F के बाद I आता है, तो I लगा के 243I, ठीक है फाइनेंस। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, इन दोनों का आर्टिकल वैसे भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स, वन विथ इट्स सोर्स झारखंड, एक रिवर जिसका सोर्स झारखंड है, एंड none by a different name in the Orissa, and another with its source in Orissa, merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could be this? Okay, तो बोल रहा है कि 2 इम्पॉर्टेंट रिवर हैं जिनमें से एक है जिसका सोर्स झारखंड है, तो मतलब ये झारखंड यहाँ पर, तो यहाँ पर से एक रिवर निकल रही है, और दूसरा है उसका सोर्स है उड़ीसा से, और ये दोनों मिलते हैं बे ऑफ बंगाल में वो डेल्टा बनाने से जस्ट पहले, थोड़ा पहले, ठीक है। ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल बिफोर फ्लोइंग टू द सी। और ये इंपॉर्टेंट साइट भी है वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी का भी, एंड अ प्रोटेक्टेड एरिया भी है, मतलब तीनों है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी है, एंड प्रोटेक्टेड एरिया भी है। मतलब प्रोटेक्टेड एरिया में क्या कहता है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बोल ही दिया, मतलब नेशनल पार्क भी है ये, ठीक है। एंड अ प्रोटेक्टेड एरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दिस, क्या हो सकता है, भीतरकनिका, चांदीपुर ऑन सी, गोपालपुर ऑन सी, सिमरीपाल, ठीक है। सोचना किसके किसके बीच में है, इन दोनों सिमिलर है, या तो इन दोनों में से या तो भीतरकनिका एंड सिमरीपाल में से, ठीक है। तो इन दोनों में से या इन दोनों में से, इन दोनों के बीच में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि चांदीपुर, गोपालपुर, और अगर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इम्पॉर्टेंट है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो रही होगी, या फिर न्यूज़ में नहीं भी तो हमने पूरा नेशनल पार्क याद किया है, तो हमने कभी भी चांदीपुर या फिर ये गोपालपुर नहीं पढ़ा है ना। तो जब हमने नेशनल पार्क याद किया था तो उड़ीसा के लिए हमने क्या निमोनिक याद रखा था कि उड़ीसा, तो दिशा एंड कनिका के
साथ के पल, यस। तो दिशा, ओडिशा, कनिका के साथ के पल, मतलब कि भीतर कनिका है ये है, एंड साथ के पल मतलब सिमलीपल। तो इन दोनों है नेशनल पार्क, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई आइडिया नहीं है, और नेशनल पार्क ये है भी नहीं, तो इन दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक। अब बचा भीतर कनिका एंड सिमलीपाल, ओके। अब ये बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट साइट है और ये प्रोटेक्टेड एरिया भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो हमने पढ़ा होता कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट अच्छा से किया हुआ है, तो हमने पढ़ा जरूर होता। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा है, तुम चाह के भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने वो पढ़ा नहीं होगा अगर अच्छे से तैयारी की है। तो अपने जो नॉलेज है उस पर ट्रस्ट करना, और सिमलीपाल नहीं है आंसर, जो सबसे फेमस वाला है उसके साथ जाना, ठीक है, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट साइट है। तो भीतर कनिका, और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का आफ्टर सुंदरबन, ठीक है। तो सबसे फेमस वाले के साथ चले जाना सही होगा, ठीक है। और ये कौन से 2 रिवर की बात कर रहा था, तो ब्राह्मणी एंड बैतरणी। तो ये नेक्स्ट ईयर यूपीएससी और पूछ सकता है, तो याद रख लेना। तो उड़ीसा है, वहाँ पर उड़ीसा के एक तरफ वो सब ऐसा बता रहा था ना, क्या बता रहा था, वन विथ सोर्स ऑफ झारखंड एंड अदर उड़ीसा, ठीक है, मर्ज प्लेस ओनली एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट बे ऑफ बंगाल बे, ओके ओके। तो कौन सी रिवर जो झारखंड से ओरिजिनेट हो रही थी जिसकी बात कर रहा था, वो था ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी रिवर ये झारखंड से, एंड बैतरणी रिवर है, ये ओडिशा से ओरिजिनेट हो रही। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो ओडिशा तो वैसे ही याद रखा है, तो दिशा याद रख लेना यहाँ पर से, दिशा बहुत बात करती है। तो बैतरणी रिवर दिशा का है, ओडिशा का है, एंड ब्राह्मणी रिवर है वो झारखंड। तो ब्राह्मण है उनके आने से पहले झाड़ू लगाओ, क्योंकि ब्राह्मण को बहुत साफ सफाई चाहिए रहता है ना, साफ जगह पे तो बिठाओगे ना, तो झारखंड से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भीतरकनिका में और ये कि भीतरकनिका वहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है। गहिरमाथा बीच भी यही भीतरकनिका में ही है। गहिरमाथा बीच किस लिए फेमस है, ऑलिव रिडले सी टर्टल के लिए, नेस्टिंग साइट है ये इनका, ऑलिव रिडले सी टर्टल, ठीक है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही है।